हेलो दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं 1 जुलाई का आर्टिकल लेकर के, प्लस साथ में और एक और इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है। एक जो व्यूवर हैं उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि डेली वाइज किसी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ या फिर कोई कोट या इस तरीके का कोई स्टोरी हो जो हम लोग यूज कर सकते हैं कहीं पे ऐसे में या कहीं भी, इवन इन GS4। तो उस तरीके की पर्सनैलिटी को डिस्कस किया जाए, बताया जाए, या कुछ वैसा कोट जो भी इस तरीके का। तो ये चीज हम लोगों ने हमने आज के इनिशिएटिव में ऐड किया है। तो हम लोग चलिए आज की पर्सनैलिटी के बारे में देखते हैं। आज की पर्सनैलिटी है हमारी केवी राबिया। इनका जन्म हुआ था 25 फरवरी 1966 को, मालापुरम डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहां पे। इनको 17 साल की उम्र में अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा था क्योंकि इनका पैर जो है बिल्कुल खराब हो गया था, नहीं चल पा रही थी पोलियो की वजह से। फिर उसके बाद फिर इतने पे ही इनका कष्ट नहीं रुका। सन 2000 में इनको कैंसर भी डायग्नोस किया गया। सन 2004 में फिर क्या हुआ कि ये बाथरूम के फ्लोर से गिर गई, जो इनके मूवमेंट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। नेक के नीचे का पूरा एरिया पार्शली उनका पैरालाइज हो गया था। तो इतना सारा डिफिकल्टी उन्होंने फेस किया फिजिकली। अब ये सारा डिफिकल्टी फेस करने के बाद कोई पर्सन उसी में उलझा रह जा सकता है, लेकिन ये वहां पे रुकी नहीं। ये कभी भी अपने डिसेबिलिटी को अपने रास्ते में नहीं आने दी। जैसा इनका हम लोग देख सकते हैं कि वो कैसा कैसा स्टेप ली हैं। तो जून 1990 में उन्होंने कैंपेन शुरू किया कि सारे एज ग्रुप में जितने भी इलिटरेट पीपल हैं उनको लिटरेट करने का इन्होंने कैंपेन शुरू किया। और हालत ये हुई कि 6 महीने के अंदर में उस एरिया का जितना भी इलिटरेट पॉपुलेशन था उनके क्लास में था। जब जून 1992 में केरला का जो स्टेट ऑफिशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले जब विजिट करने गए तो बिल्कुल वो देख के आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसा स्कूल है जिसमें कि 8वीं क्लास की बच्ची के साथ में एक 80 साल की औरत भी उसके साथ में बैठ के पढ़ाई कर रही है। इसी लाइन पे इवन स्टेट ने अपना लिटरेसी कैंपेन शुरू किया था। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बना था। उसके अलावा इनका इनिशिएटिव एक इन्होंने शुरू किया, चलनम। एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसके तहत में 6 स्कूल इन्होंने ओपन किया, जो कि पर्टिकुलर था फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए। अगला इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन था डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए। उन्होंने खुद को एसोसिएट किया अक्षय ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। इस इनिशिएटिव के साथ में वो जुड़ी और मलापुरम को पहला इलिटरेट अनपढ़ वाला नहीं, इलिटरेट आपका डिजिटली लिटरेट वाला, वो पहला डिस्ट्रिक्ट बना मलापुरम। और इसमें बहुत बड़ा योगदान केवी राबिया जी का रहा। इन एडिशन उन्होंने 60 SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इन्होंने ट्रेन किया ताकि वो अपना खुद का लाइवलीहुड जनरेट कर सकें। उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए ट्रेनिंग दी गई, जैसे कैरी बैग बनाए, अचार बनाए और बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट। उसके लिए इन्होंने सजेस्ट किया, उनको ट्रेन किया, उसके लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की। अब इतना सारा कुछ किया है तो इनका इफर्ट ऐसा वेस्ट नहीं गया। हर लेवल पे, कई लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया है। हम लोग सिर्फ नेशनल लेवल पे देख रहे हैं कि किस तरीके का इनको रिकॉग्निशन मिला है। तो 1994 में ही इनको नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर सन 2000 में इनको कनगी देवी स्त्री शक्ति पुरस्कार, जो पहली बार उस साल में लॉन्च हुआ था, उस साल में पहली बार इन्हें दिया गया। फिर सन 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। इनकी जर्नी पे एक मूवी भी बनाई गई है, बायोपिक मूवी राबिया मूव्स, अली अकबर जी के द्वारा बनाई गई मूवी है। अच्छी मूवी है। लैंग्वेज वही उनका मलयालम में ही है, तो सबटाइटल के साथ में अगर चाहें तो देख सकते हैं। तो ये पूरी कहानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी की तरह है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की है, जो कभी भी हार नहीं मान रहा। कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में वो आगे चलता जा रहा है वो पर्सन। और वो जर्नी भी मीडियम क्या रहा, तो वो मीडियम उनका व्हील चेयर रहा। तो वो जो व्हीकल यूज हुआ है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हीकल से उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो डेस्टिनेशन है
वहां तक का सफर तय किया। राष्ट्रपति भवन इस वजह से इसको जोड़ा गया क्योंकि पद्मश्री अवार्ड वहीं पे उनको मिला, राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया। तो ये बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है कि किसी भी डिफरेंट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में आप नीचे ना आए, आप अपना मोरल अप रखें, जो आप करना चाहते हैं वो आप करते रहें, उसमें कोई भी चीज आपको आगे आके नहीं रोक सकती जब तक आप खुद रुकना ना चाहें। तो ये ऐसे में बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। इवन इसको हम लोग पेपर 4 GS4 में जो इथिक्स का है वहां पे भी हम लोग दिखा सकते हैं कि कैसे आपका जो परसेवरेंस है, कि आप कंटिन्यू लड़ने की जो ताकत है, जो ये है रेसिस्ट करने की चीजों को, तो वो कैसे आपको आगे हेल्प करती है, आगे लेके जाती है। तो ये हमारी आज की पर्सनालिटी ऑफ द डे थी। और इसके बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी मिले तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। खैर अब हम लोग चलते हैं अपने जो पहले आर्टिकल है उस पे। तो पहला आर्टिकल हमारा G7 को लेके है, G7 कंक्लूड हुआ। इसमें जो आर्टिकल था द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही था, तो हम लोगों ने उसे दोनों आर्टिकल को मिला के कंपाइल किया है और दोनों में जो बातें थी उसको मिला के एक जगह पे प्रेजेंट किया है। ये आर्टिकल राजीव भाटिया जी के द्वारा जो लिखा गया, ये इंडियन एक्सप्रेस में था। तो हम लोग आते हैं G7, इससे रिलेटेड जो आउटकम हुए उसको लेके। तो रिसेंटली कहां पे हुआ, तो जर्मनी में हुआ, जिसमें कि पहली बार हम लोग देखते हैं कि इंडिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका को यहां पे इनवाइट किया गया था। तो ये इनविटेशन एक तरीके से ये भी इंडिकेट कर रहा है कि G7 इन डेवलपिंग कंट्रीज को कितना इंपॉर्टेंस दे रही है। वो क्योंकि चाहती हैं कि ये कंट्रीज उनके साथ में आए, डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें, उनके डिसीजन में साथ खड़े हों, इस वजह से इनको बुलाया गया था। तो इसका मेजर जो आउटकम है उस पे आ जाते हैं हम लोग। तो मेजर आउटकम टोटल 28 पेज का निकल के आया था। जो मेजर हम लोग देखेंगे तो वो 4 स्टेटमेंट में उसको हम लोग देख सकते हैं, उसमें डिवाइड करके उसको एनालाइज किया जा सकता है। जैसे पहला जो आउटकम रहा, पहला स्टेटमेंट, वो था रेजिलियंट डेमोक्रेसीज को लेकर। इसमें बोला गया ये कि जो डेमोक्रेसीज हैं वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जेंडर एम्पावरमेंट, ये सारे चीजों को लेके कमिट किया गया। तो इंडिया ने इस स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज किया है और साइन भी किया इस डॉक्यूमेंट को। दूसरा जो चेंज था, जो आउटकम के तौर पे आया, वो था जेट, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट, JET-P। इसके अंतर्गत में जो एनर्जी एक्सेस है वो हर आदमी, गरीब से लेके गरीब तक, अमीर से लेके अमीर तक, हर किसी को इक्वल मात्रा में एनर्जी का एक्सेस मिले और जो एनर्जी जनरेटेड हो वो भी क्लीन सोर्स से जनरेट होना चाहिए। तो इंडिया ने इसको भी साइन किया है। फिर अगला जो प्रोजेक्ट है वो है आपका PGIIE, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोगों ने कल या फिर 28 को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने BRI से इसको कंपेयर करके भी देखा था, कैसे अलग है, कैसे क्या क्या उसमें चीजें हैं, क्या यहाँ पे डिफरेंट है। तो वो कंपैरिजन हम लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तारीख 28 या 29 जून का है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। इंडिया ने इससे डिस्टेंस दिखाया है। उस वाले आर्टिकल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें दिखाया था कि इंडिया में इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी जो है इस डॉक्यूमेंट में इंडिया ने इस इनिशिएटिव से डिस्टेंस अपना दिखाया है, क्योंकि ये पूरे दुनिया में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसके काउंटर के तौर पे इसको देखा जा रहा है। तो इंडिया कभी भी खुल के ये नहीं दिखाना चाहता है कि चाइना के अपोज में मैं ग्रुपिंग में जा रहा हूं। फिर अगली बात जो स्टेटमेंट में कही गई वो रसिया, यूक्रेन और चाइना को लेके बोला गया है। रसिया को जो अभी एग्रेशन उनके द्वारा किया गया इन यूक्रेन, उसको कंडेम किया गया और यूक्रेन के संबंध में यूक्रेन को सपोर्ट कमिट किया गया है। उसके अंतर्गत में अगर हम लोग फिगर वाइज देख लें, फिगर वाइज याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
जैसे कि 28 बिलियन यूरो जो बजटरी ऐड होगा उसमें कमिट किया गया है, 2.6 बिलियन यूरो ह्यूमैनिटेरियन जो ऐड है उसके लिए ग्रांट किया गया है, और आफ्टर वार कंस्ट्रक्शन के लिए भी सपोर्ट कमिट किया गया है। इतनी बात आपको रसिया और यूक्रेन को लेके थी। आगे जो कुछ बातें हैं वो चाइना को लेके बोली गई थी। ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है क्योंकि चाइना वहां पे प्रेजेंट भी नहीं था, उसको नहीं बुलाया गया था, फिर भी उसको लेके इतनी सारी बातें बोली गई हैं। उसमें अब जो बातें हैं उसको देखते हैं पहले, कि जो ताइवान स्ट्रेट है उसके अलोंग पीस की बात की गई है कि उसके आसपास शांति रहे, तो ताइवान का मुद्दा इससे उठाने की कोशिश की गई है G7 के द्वारा। फिर अगला जो उसको बोला गया है कि जो यूएन चार्टर के द्वारा जो भी पीसफुल रिजोल्यूशन पास किया जाता है उसको चाइना पास करे, उससे कंप्लाई करे, उसको बिल्कुल मान के चले। और G7 ने चाइना को बोला है कि जो 2016 में आर्बिट्रल अवार्ड था साउथ चाइना सी में, जिसमें कि जो आइलैंड्स हैं बहुत सारे वहां पे, स्पार्टली आइलैंड और पार्सल आइलैंड, इस तरीके के बहुत सारे आइलैंड हैं उस एरिया में, उसके रिगार्डिंग ही था, उसका एक्सेस कहां तक रहेगा। तो उसमें आर्बिट्रल अवार्ड में दिया गया था कि फिलीपींस को वो आइलैंड दे दिया जाएगा, लेकिन चाइना उससे एग्री करने को तैयार नहीं है और उस आर्बिट्रल अवार्ड को इसने रिजेक्ट किया था। तो G7 ने बोला है कि आप उस आर्बिट्रल अवार्ड से कंप्लाई करें, उसको माने। फिर अगला जो है G7 ने चाइना से डिमांड ये किया है कि आप जो है रसिया को प्रेस करें सो दैट वो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका ऑर्डर से कंप्लाई करे, और जो रिजोल्यूशन ऑफ UNGA है, JA लिखा गया यहाँ पे, GA होगा, यूएन जनरल असेंबली का जो रिजोल्यूशन होगा, उस रिजोल्यूशन के साथ में अपना कंप्लायंस दिखाए और जो मिलिट्री एग्रेशन करके रखा है यूक्रेन के खिलाफ उसको भी बंद करे। इसके अलावा जो बात उठाई गई वो तिब्बत और जिनजियांग प्रोविंस जो है उसका, चाइना का, उसमें जो ह्यूमन राइट सिचुएशन है उसके बारे में भी बात की गई है। तो इस सारे पॉइंट से हम लोग ये देखते हैं कि चाइना को कोशिश ये किया गया है सारे साइड से कि वो रसिया के साइड में ना जाए, उसको घेरने की कोशिश की गई है। तो ये जितना भी मुद्दा उसके खिलाफ होता है, जनरली उसके खिलाफ मुद्दा आता है ह्यूमन राइट वायलेशन का, तो वो मुद्दा यहाँ पे कवर कर लिया कि इसमें आपको पकड़ा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे घेरने का कोशिश किया गया साउथ चाइना सी में कि आप जो है इसको हर जगह पे अपना ये नहीं दिखा सकते, वहां पे भी एग्रेशन वाली सिचुएशन चाइना हमेशा करता रहता है। और जो ताइवान का मुद्दा है उसको भी उठाने की कोशिश की गई है। तो देख सकते हैं कि चाइना को जानबूझ के हम लोगों ने यहाँ पे G7 के द्वारा उसको एक मैसेज कन्वे करने का कोशिश किया गया है। तो इस वाले आर्टिकल में हमारे पास यही बातें थी। इसके अलावा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो RBI के द्वारा रिलीज किया जाता है। अभी रिसेंट में उसको रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट का जो डाटा है हम लोग आंसर में यूज कर सकते हैं। एनपीए रिलेटेड जो डाटा है उसका डाटा आया है, एनपीए और भी कुछ कुछ बातें हैं, एनपीए वाला डाटा है वो प्रेजेंट किया जा सकता है आंसर में। इसके हिसाब से आपका मार्च 2021 में जो ग्रॉस एनपीए रेशियो था वो 7.40% था, जो कि मार्च 22 में घट के 5.90 हो चुका है, और मार्च 23 में एक्सपेक्टेड है कि 5.30% होके आ जाएगा वो। तो ये दिखता है कि हमारी इकोनॉमी जो है रिकवर कर रही है, एनपीएस कम हो रहे हैं, एंड इंडियन इकोनॉमी इज ऑन वेरी गुड पाथ एंड लाइकली टू रिकवर वेरी सून। तो ये डाटा हम लोग कहीं भी यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा डाटा है इसी रिपोर्ट में आरबीआई के द्वारा दिया गया वो है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो को लेके। तो इस प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो पे बात करने से पहले इस टर्म को समझना जरूरी है कि होता क्या है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होता है कि जो बैंक्स लोन एक्सटेंड करती हैं उसका संभावना दोनों तरीके का है कि या तो रीपेमेंट हो जाएगा उसका, या फिर वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पैसा उसका वापस नहीं आएगा। तो उसके एवज में जो है कंपनीज कुछ पैसा साइड करके रखती हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग प्रोविजनिंग बोलते हैं। तो ये
अमाउंट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है कि वो उतना पैसा साइड करके रख रही है बैंक्स के लिए ऑलरेडी। ये है उसके स्टेबिलिटी के लिए कि उतना पैसा ऑलरेडी है उसके पास, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर एनपीए भी कन्वर्ट हो जाता है वो एसेट। तो ये जो डाटा है जनवरी जो है 21 में ये 67.6% था, जो कि जनवरी 22 में 70.9% हो गया है। तो बैंक्स की कंडीशन इससे दिखता है कि बेहतर हुआ है। फिर अगला जो बात इस रिपोर्ट में बोला गया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, इसी रिपोर्ट में इन्होंने जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है जो करंट में अडॉप्ट हो रहा है, यूपीआई, उसके अलावा जो आपका आधार बेस्ड पे है और नया नया टेक्नोलॉजी जैसे क्रिप्टो करेंसीज हो गए, तो इस तरीके का जो भी नया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है उसके साथ में जो रिस्क एसोसिएटेड है उसके बारे में इन्होंने चेतावनी दी है कि इसका जो है बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है जिस पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है। जो कि मेजर डोमेन अगर हम लोग देखें तो वो डाटा प्राइवेसी को लेके है कि डाटा आपका प्राइवेसी वायलेट ना हो किसी भी आदमी इंडिविजुअल का, साइबर सिक्योरिटी ऑफ द डाटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर का जो भी डाटा है उसका अमाउंट है उसका इकोनॉमिक फ्रॉड जो इस तरीके के रूट से होता है वो ना हो, और कंपटीशन एंड कंप्लायंस विद रेस्पेक्ट टू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज। जितना भी मैकेनिज्म है, पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और बाकी जितना भी मैकेनिज्म है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बाकी सारी जगहों पे, उससे कंप्लायंस हो और उसके अलोंग ही कंपटीशन बैंक्स के बीच में हो। ऐसा नहीं कि नियम को ताक पे रख पे वो आगे चले, वो चीज ना हो। तो इस वाले रिपोर्ट में यही बात था। इवन जो शशिकांत दास जी जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने यहां तक भी बिल्कुल एक डेंजर की तरह इसको फोरकास्ट किया है क्रिप्टो करेंसी को। तो एक और संदेश देता है कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया पूरे तरीके से अडॉप्ट नहीं करना चाह रहा है। एक और क्लियर मैसेज है यहां पे। तो इस रिपोर्ट में इतना ही था। आगे आ जाते हैं हम लोग। अगला आर्टिकल सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर है। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड वाले कॉलम में था। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये जुलाई 1 आज की तारीख से उसका यूज बैन कर दिया गया है, और इस बैन में क्या क्या चीजें अप्लाई की गई हैं वो इस इमेज में आपको दिखेगा। तो इस इमेज में हम लोग देखते हैं कि जो ईयरबड्स में हम लोग प्लास्टिक स्टिक्स यूज करते हैं वो होगा, सिगरेट पैकेट्स के ऊपर जो प्लास्टिक होती है वो होगा, प्लास्टिक फ्लैग्स वो बैन होगा, कैंडी और आइसक्रीम का जो रैप्स होता है वो बैन होगा, फिर पॉलिस्ट्रीन जो आपको थर्मोकोल यूज करते हैं डेकोरेशन में वो बैन होगा, बैलून्स वो चला जाएगा, फिर प्लास्टिक ग्लासेस, कप्स, प्लेट्स, कटलरी एंड ट्रे, ये सारा कुछ बैन इसके तहत में आएगा। और इसके साथ में जो पैकेजिंग और रैपिंग मटेरियल यूज हो रहा है इनविटेशन कार्ड्स में वो बैन होगा। फिर जो भी आपका बैनर यूज हो रहा है, प्लास्टिक बैनर्स, जो भी 100 माइक्रोन जो उसकी मोटाई है, थिकनेस होगी, उस थिकनेस से ज्यादा, उससे 100 माइक्रोन से पतला अगर कुछ भी अगर पीवीसी बैनर अगर बन रहा है तो वो भी बैन होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग को दिख रहा है कि ये सारी चीजें बैन होने जा रही है। इसी आर्टिकल जो इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड कॉलम में बताया है उसी को लेके है। तो ये बैन करने का मूव क्यों लाया गया है? तो हम लोग पहले से जो रेगुलेशन था उसके थ्रू भी चला रहे थे, लेकिन उतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रहा था। तो हम लोग थोड़ा सा रेडिकल मेजर्स के तौर पे बिल्कुल बैन को लेके आ रहे हैं इंडिया में। और इंडिया एक अपना बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टैंड यहाँ पे दिखाया है जो कि और किसी कंट्री में अभी तक नहीं आया है। तो ऐसा मूव क्यों लाया गया है वो वाली बात पहले इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ऑथर है वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स देते हैं कि इसको क्यों बैन किया जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो सी है, जो वाटर बॉडीज हैं, उसमें करीब करीब 150 मिलियन टन्स प्लास्टिक गार्बेज तैर रहे हैं, जो कि जो स्पेसीज हैं उनको हार्म कर रहे हैं, टोटल मैरीन इकोसिस्टम को ही अफेक्ट कर रहे हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट जिसके बेसिस पे इस बैन को किया गया है वो ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है हमारे फूड चेन को प्रभावित कर रहा है, और इवन ह्यूमन बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक का इंजेक्शन पाया गया है, उसके बॉडी में उसके पार्ट्स मिले हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स होता है कि बिल्कुल बारीक कण प्लास्टिक का, माइक्रो साइज का, वो उसको आप ऐसे खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं।
फिर अगला जो मूव आ गया है वो उसका भी इन्होंने लॉजिक ये दिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक में एक कंपोनेंट यूज होता है बीपीए, बाइस्फिनॉल ए, जो कि बहुत सारे डिजीजेस को काउज करने का वन ऑफ द फैक्टर्स माना जा रहा है, जिसमें कि कैंसर भी एक डिजीज है। तो ये भी एक कारण रहा। और एक चीज और ऑब्जर्व किया गया है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं उसका 15% जला दिया जाता है, उसका कुछ भी कोई भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं होता, सीधे जला दिया जाता है। तो ये जलाने से बहुत सारे ऐसे गैस निकलते हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिजीजेज, जो सांस से संबंधित बीमारियां हैं, उसको ये चीज करता है, उसका बाद में कारण बनता है। फिर बाद में इसी आर्टिकल में सजेशन भी दिया गया है कि क्या अल्टरनेटिव के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है। तो अल्टरनेटिव के तौर पे बायोप्लास्टिक सजेस्ट किया गया है, वाटर बोतल इस तरीके का जो कि रीयूजेबल हो, मेटल का बोतल, या फिर बैम्बो हम लोग यूज कर सकते हैं। बैम्बो का बहुत सारा यूज अभी किया जा रहा है, उससे पेपर बना के उसका और भी पैकिंग में, उसका बोतल के फॉर्म में बहुत तरीके से इसका यूज किया जा रहा है, और भी इसमें इनोवेशन करके और नए नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं अभी। फिर अगला हम लोग जो सिंगल यूज प्लास्टिक वो कैरी करने के लिए यूज करते हैं, उसके सजेशन के तौर पे क्लॉथ बैग्स जो आप डेली यूज करते हो। फिर बेबी के लिए जो डाइपर यूज होता है उसके बदले में जो वॉशेबल डाइपर, रीयूजेबल डाइपर्स आते हैं कॉटन के, उसको यूज किया जा सकता है। तो ये सारा अल्टरनेटिव के तौर पे ऑथर सजेस्ट करते हैं। लेकिन जो सबसे मेजर चैलेंज है वो ये है कि कोई भी अल्टरनेटिव इस कॉस्ट में नहीं मिल रहा। तो वो एक मेजर चैलेंज होगा जो कि हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसको कॉप अप करते हैं। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। हाँ, अगला जो सेक्शन हमारा है जिसमें कि हम लोग डाटा जेम्स, जो डाटा डेली न्यूज़पेपर में मिलता है उसको हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं, और वो डाटा आप कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे ये डाटा है आपका कि अकॉर्डिंग टू यूएन वर्ल्ड हैबिटेट रिपोर्ट, इसके तहत में बोल रहा है कि सन 2035 तक हमारे 675 मिलियन लोग, करीब करीब 43%, 43.2% ऑफ द पॉपुलेशन, ये अर्बन एरिया में रहेंगे। तो इस डाटा को आप कहां पे यूज कर सकते हैं? जैसे GS1 में टॉपिक है आपका अर्बनाइजेशन एंड रिलेटेड इश्यूज, ये आपका टॉपिक है इसमें। तो इस टॉपिक में आप दिखा सकते हैं कि फ्यूचर किस तरीके का है, हमारा अर्बनाइजेशन का कितना % पॉपुलेशन इस एरिया में रहने वाला है, और उसके हिसाब से जो अर्बन प्लानिंग की जाए ताकि प्लान डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एग्लोमरेशन हो सके। सो दैट्स व्हाई दिस डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आते हैं अगले जो सेक्शन है हमारा, उस पे अगला सेक्शन है हमारा विजुअल चेंज का। ये हमारे न्यूज़पेपर से ही लिया गया है। सोसाइटी में कुछ इस तरीके का चेंज जो कि जो एस्टैब्लिश्ड स्टीरियोटाइप या कुछ भी इस तरीके का एस्टैब्लिश्ड जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव माइंडसेट है उसको चैलेंज करता हो, वो हम लोग इस कॉलम में लेके आते हैं। तो ये चैलेंज हम लोग को, एक फोटो अभी द हिंदू में ही था, ये इसमें है कि जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है वहां पे जो मेन के लिए रेस्ट रूम बनाया गया है उसमें भी बच्चों के लिए डायपर चेंजिंग फैसिलिटी वहां पे दी गई है कि वहां पे कोई अगर मेन है वो अपने बच्चे को लेके आया है तो डायपर चेंज वो खुद से वहां पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली इस वजह से ये चेंज के तौर पे दिख रहा है क्योंकि डायपर चेंज या फिर बेबी केयर जो है मोस्टली एसोसिएटेड होता है वुमेन के साथ में, आज के डेट में भी, आज के भी समय में। तो इस तरीके के जेंडर स्टेरियोटाइप को बेंगलुरु एयरपोर्ट ने तोड़ने की कोशिश की है, और इस तरीके का स्टेप और भी जगह पे रिक्वायर्ड है ताकि दोनों जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और दोनों ही जेंडर इक्वली ट्रीट हो हर जगह पे, हर डोमेन में, इवन इन दी हाउस। तो आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही है। ये सारा का सारा नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिद्धि_NPA पे मिल सकता है, आप जाके वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग वाला जो चीज है वो अभी भी हम लोगों को कुछ वैसा रिस्पॉन्स व्यूअर्स के साइड से नहीं मिला है। अगर आप लोगों को इसमें इनिशिएशन चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे ही कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग इस पे काम करेंगे। ये इनिशिएटिव काफी अच्छा होगा, आप में लिखने की एबिलिटी डेवलप होगी। तो
वो काफी ज्यादा जरूरी है। ये डाटा कैसे यूज करेंगे, इसको यूज जब तक आप नहीं करेंगे, वो हैबिट नहीं आएगा, तब तक इस पूरे काम का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा कभी भी। तो इतनी ही बातें हैं हमारे साइड से आज के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें वीडियो को, और जितने भी पढ़ने लिखने वाले दोस्त आपके हों उनको आप जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।